नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई का 9वां पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इसे देखने वाले हैं। इसकी विधा है साक्षात्कार और इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विद्यार्थी मित्रों, साक्षात्कार एक ऐसी विधा होती है कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साक्षात्कार लेता है, अर्थात इंटरव्यू लेता है। उसके जीवन संबंधित, उसके कार्य संबंधित कई तरह के प्रश्न वो पूछता है और उत्तर के रूप में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे संकलित करते हुए पाठ में उसका समावेश किया जाता है। तो आइए इस पाठ को हम आरंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में 1941 में हुआ। हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक रह चुके हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग अर्थात जागरूक और संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां भी यहाँ पर दी हुई है जो आप पाठ्यपुस्तक के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब हम गद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत साक्षात्कार में अर्थात इंटरव्यू में लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। पाठ को आरंभ करने से पहले जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक महान लेखक है, एक बहुत बड़े रचनाकार है जिनका नाम है अमृतलाल नागर। इनकी रचनाएं देखिए। उन्होंने उपन्यास, कहानियों का संग्रह, रेखाचित्र, नाटक, व्यंग्य, बाल साहित्य, अनुवाद, समाचार तथा कई मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया हुआ है। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों के लिए कुछ कथाएं भी लिखी है, पटकथाएं लिखी है। तो आइए अभी पाठ को हम आरंभ करते हैं। जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि तिवारी जी और अमृतलाल नागर जी दोनों आमने सामने बैठे हैं और तिवारी जी ने प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया है। उनका पहला प्रश्न, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तो पहले ही प्रश्न में तिवारी जी उनसे जानना चाहते हैं कि जब आपने लेखन कार्य शुरू किया, आपका जो आरंभिक काल था लेखन कार्य का, उसकी ओर मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। और उन्होंने 3 मुद्दों की बात छेड़ी है यहाँ पर कि उस समय का साहित्यिक माहौल या वातावरण कैसा था, किन लोगों से आप प्रेरित हुए लिखने के लिए और किन लोगों को आपने आदर्श माना। नागर जी ने जवाब दिया, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। देखिए विद्यार्थी मित्रों, साहित्य के क्षेत्र में अब तक जिन जिन लोगों ने नाम कमाया है, चाहे वो लेखक हो, कवि हो, नाटककार हो, जो भी हो, उन्होंने अपना जो जीवन शुरू किया होगा वो पढ़ने से। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यदि हमें प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलवे में अगर प्रवेश करना है तो हमें पहले प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम रेल के डिब्बे में चढ़ सकते हैं। उसी तरह साहित्य में यदि हमें रुचि है, दिलचस्पी है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अच्छे विद्यार्थी की भी यही निशानी होती है, यही पहचान होती है, पहले उसे पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर नागर जी यही तो बतलाना चाहते हैं कि सबसे पहले मैंने कवियों को ही ज़्यादा पढ़ा, यानी कवियों की रचनाएं मैंने ज़्यादा पढ़ी। जैसे स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। ये 2 हिंदी के जाने माने कवि माने जाते हैं। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। छापे का अक्षर से यहाँ पर मतलब है कि मुद्रित की हुई रचनाएं अन्य कवियों की या लेखकों की, तो
वो जो अक्षर थे वो उन्होंने पहले पढ़े और उन्हें ही अपना पहला मित्र मान लिया। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। उनके दादा अपने घर में 2 प्रकार की पत्रिकाएं मंगवाते थे, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। प्रेमचंद का नाम तो हर विद्यार्थी ने सुना ही होगा, क्योंकि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं ये प्रेमचंद जी। और कौशिक से मतलब है विश्वंबर नाथ शर्मा, उनका भी साहित्य नागर जी ने पढ़ा, ऐसा वो यहाँ कह रहे हैं। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। बंकिम से यहाँ पर मतलब है बंकिम चटर्जी, जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिन्होंने लिखा वो। शरत चंद्र को बाद में, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका पूरा नाम है, उनका भी साहित्य नागर जी ने बाद में पढ़ा, लेकिन उसके पहले बंकिम के उपन्यास पढ़े। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। विद्यार्थी मित्रों, देखिए कितने कमाल की बात है। यहाँ पर 1930 का वो जिक्र कर रहे हैं। उनका जन्म 1916 में हुआ था, यानी उस समय उनकी उम्र केवल 14-15 साल के आसपास थी, और इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना सारा साहित्य पढ़ डाला। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी कविताएं, उसके बाद सरस्वती और गृहलक्ष्मी, ये पत्रिकाएं तो वो पढ़ते ही थे। फिर प्रेमचंद का साहित्य भी वो पढ़ने लगे थे। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का साहित्य उन्होंने पढ़ा। उसके बाद आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, ऐसा वो यहाँ पर स्वीकार करते हैं। और शरत चंद्र के उपन्यास या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को उन्होंने बाद में पढ़ा। फिर उसके बाद प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, उनका जो कहानी संग्रह था देशी और विलायती, वो 1930 के आसपास उन्होंने पढ़ा है। आनंदमठ देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर, यानी इस विषय पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय उन्होंने पढ़ा था। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया है, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी बोले, नहीं, कोई आदर्श नहीं। यानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इनमें से तो कोई मैंने आदर्श नहीं समझा, केवल आनंद था पढ़ने का, बस उन्हें आनंद ही आ रहा था पढ़ने में, लगातार पढ़े जा रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। हमारे भारत में ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया एक ये कमीशन था जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसमें हमारे भारत का एक भी सदस्य नहीं था, कि सारे के सारे उसमें ब्रिटिश सदस्य थे। और ये कमीशन 1928 में हमारे भारत में पहुंचा था और पूरे देश में इसका विरोध किया गया था। उस समय साइमन गो बैक के नारे सारे देश भर में गूंज रहे थे। और लखनऊ में जब इसका लाठीचार्ज हुआ था, तो इस लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए थे और गोविंद वल्लभ पंत अपाहिज हो गए थे। और जब लाला लजपत राय, जो कि शेरे पंजाब माने जाते हैं, तो उनकी छाती पर भी बड़ी बेरहमी से, बड़ी निर्ममता के साथ पुलिस ने लाठियां बरसाई थी और बाद में जिनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 में। तो जब पूरे देश में साइमन कमीशन पर बहिष्कार डाला जा रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था, तो वहाँ पर 14 साल की उम्र में नागर जी भी शरीक हुए थे। और इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लौं कहो लाठी खाय। और इस लाठी चार्ज के स्वयं नागर जी गवाह थे और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था, बड़े दुखी हुए थे, और वहां से ही उनके लेखन का आरंभ हुआ। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया है, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी बड़ी होगी, ऐसा तिवारी जी को लगा, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया है। नागर जी जवाब देते हैं, नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। इसका सीधा सा मतलब था कि वो, उनके पिताजी जो थे वो अंग्रेज सरकार के यहाँ नौकरी कर रहे थे, और अपने बेटे को राजनीति में जाने की अनुमति देना यानी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना। तो हो सकता है कि नागर जी के पिताजी ने इसलिए अनुमति नहीं दी। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी।
एक तरफ पढ़ना और दूसरी तरफ सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, जिसका नाम था अपशकुन। जब अनिष्ट होने की आशंका हमारे मन में आती है उसे अपशकुन कहा जाता है। नागर जी आगे कहते हैं, तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों वो अच्छा लिख रहे थे, इसका भी प्रभाव उन पर था। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। चंडी प्रसाद हृदयेश के बारे में कहा जाता है कि छोटे शहर का बड़ा लेखक, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के, वहाँ के वो रहने वाले थे। तो उनकी जो लेखन शैली थी, उनके लेखन का जो तरीका था, तो इससे नागर जी बहुत ही प्रभावित हुए, ऐसा वो कहते हैं। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा और क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि उस समय तो पूरे देश पर गांधी जी छाए हुए थे और स्वतंत्रता आंदोलन के मुखिया वो थे। तो उसी सिलसिले में तिवारी जी ने यह प्रश्न पूछा है। नागर जी जवाब देते हैं, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वो रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जो जहाँ राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे तो वहाँ पर जाने के लिए पिताजी ने मुझे रोक दिया, लेकिन ये उनका रोकना ही मेरे साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अच्छा रहा, मेरे लेखन के लिए। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है अर्थात दया भाव है, वह किससे प्रभावित है? कोई ना कोई वजह तो रही होगी। नागर जी कहते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। विद्यार्थी मित्रों, हम भी देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी बहुत ही गरीबी है, निर्धनता है। एक तरफ बहुत सारे लोग अमीरी में जीते हैं तो दूसरी तरफ कई सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये करुणा उन्होंने देखी। वो कहते हैं, मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली कहानी का उल्लेख किया है, प्रायश्चित। उसके पहले हमने देखा कि अपशकुन कहानी जो 1933 में उनकी छपी, लेकिन हो सकता है कि प्रायश्चित ये कहानी उन्होंने पहले लिखी लेकिन प्रकाशित हुई अपशकुन। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। सीधा सा मतलब है, नागर जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वो जो कुछ बने हैं, जो कुछ उन्हें प्रेरणा मिली है, तो उसमें उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके पारिवारिक संस्कारों का भी वो परिणाम है। और उनके पिताजी में एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक गुण था, वो था संवेदनशीलता। वो किसी भी पराये व्यक्ति के दुख दर्द में तुरंत पहुंच जाया करते थे और इससे पुत्र के रूप में अर्थात नागर जी ने बहुत बड़ी प्रेरणा हासिल की। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बमकांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। विद्यार्थी मित्रों, हम समझ सकते हैं कि एक 14 साल का लड़का जब साइमन कमीशन के विरोध में खड़ा होता है, उस आंदोलन में हिस्सा लेता है और वहाँ जब देखता है कि लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो इसका गहरा असर जो उनके दिल पर हुआ, तो उनके दिल में भी ये भावना निश्चित रूप से रही होगी कि राजनीति में उन्हें हिस्सा लेना चाहिए और देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पर कि पिताजी ने डांटा और रोका। उस समय सामाजिक कार्य करने वाला आर्य समाज का भी काफ़ी बोलबाला था, जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो उसका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा, ऐसा तिवारी जी ने प्रश्न किया है। नागर जी जवाब देते हैं, आरंभिक असर यानी परिणाम है थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका और ये बात नागर जी को भा गई। वो कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से मेरी भेंट यानी मुलाकात 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। ये एक संयोग की बात थी कि जिस समय नेहरू जी की माताजी वहाँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, उसी समय
नागर जी का भी छोटा भाई वहाँ पर दाखिल था और उस समय नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। नागर जी ने जब ये देखा कि इतने बड़े महान नेता की माताजी यहाँ पर है तो एक माँ जैसा लगा उनके साथ हो गया और वो नेहरू जी की माताजी के पास रोज जाने लगे। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी और उसके बाद 1933 के बाद पंडित जी से भेंट होने का सिलसिला एक क्रम उनका बनता गया और अक्सर वो उनसे मिलते रहे। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। अगला प्रश्न किया है तिवारी जी ने, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। ऐसा कोई नियम तो होता नहीं है कि जिस वर्ष अगर कोई उपन्यास लिखा जाए तो उसी वर्ष वो छपेगा, कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो 1946 में ये उनका महाकाल उपन्यास छापा गया। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? हाँ, और प्रकाशित हुआ बाद में भूख नाम से। अगला प्रश्न, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? मुझे लगता है कि ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है तिवारी जी ने, क्योंकि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में अगर काम करता है और सफलता की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके पहले वो उसी क्षेत्र में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में बना रहता है और उनसे पग पग पर प्रेरणा हासिल करता रहता है। तो नागर जी ने यहाँ पर जवाब दिया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। हो सकता है कि इनके अलावा और भी कई लेखकों के साथ उनका संपर्क आया हो, लेकिन ये जो मुख्य नाम है उनका नाम उन्होंने यहाँ पर लिया है। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु का अर्थ ये होता है कि जिनके हाथ घुटनों तक पहुँच जाते हैं। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। बहुत ही अच्छे मुद्दे का उन्होंने यहाँ पर जिक्र छेड़ा है कि माधव शुक्ल जो थे, जो कि उनके हाथ काफ़ी लंबे थे, घुटनों तक पहुँचने वाले, ढीला ढाला कुर्ता पहनते थे और उनके कुर्ते में क्या होता था, तो जालियांवाला बाग, जो कि इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के जालियांवाला बाग में ब्रिटिशों द्वारा चलाए गए रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए कई सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, किसान लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और क्रूर कर्मा जनरल डायर, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसके आदेश से वहाँ पर गोलियाँ चली और लगभग 400 लोग वहाँ पर मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो इस घटना का माधव शुक्ल पर गहरा असर हुआ था और उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्रोध और गुस्से की भावना भरी हुई थी और इसीलिए वो अपने जेब में हमेशा वहाँ की जालियांवाला बाग की खून से रंगी हुई मिट्टी हमेशा साथ में रखते थे। पुड़िया होती थी, उस पुड़िया में उसे वो रखते थे। नागर जी ने आगे और एक बात का उल्लेख किया कि 1931 से लेकर 1937 तक, यानी लगभग 6 साल तक वो प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि एक बहुत बड़े लेखक है, उनसे भी वो मिलते रहे, उनके गांव वो जाते रहे। तिवारी जी ने पूछा अगला प्रश्न, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी ने जवाब दिया, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी में पिलाया जाना यानी बचपन से किसी बालक पर अच्छे संस्कार डाले जाना, जैसे किसी बालक को उसका पोषण अच्छी तरह से होना चाहिए, इसीलिए उसे घुट्टी पिलाई जाती है। तो उसी तरह ये संस्कार उनके पिताजी के द्वारा, उनके बाबा के द्वारा उन पर डाले गए थे। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। विख्यात राम भक्त और कवि रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास, उनके श्लोक
उनके पिताजी ने उनसे ज़बरदस्ती याद करवाए थे और पढ़वा भी लेते थे वो। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया, नागर जी आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपको विश्वास है? जिस तरह यहाँ पर प्रख्यात राम भक्त कवि तुलसीदास और उनकी रचना रामचरितमानस का उल्लेख हुआ है, उसी तरह सूरदास का भी उल्लेख हुआ है। तो प्रश्न पूछा गया है कि खंजन नयन नाम की जो रचना उन्होंने लिखी है नागर जी ने, तो उसमें सूरदास के चमत्कारों का उन्होंने वर्णन किया है, तो आप इन बातों पर विश्वास रखते हैं? तो नागर जी ने जवाब दिया, नेत्रहीनों के अर्थात जिनकी आंखें नहीं होती है उनके चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं। हमने तो बचपन से यही सुना है ना कि सूरदास जो थे वो पैदाइशी अंधे थे, यानी जन्मांध थे। सवाल ये है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। बहुत ही सुंदर बात नागर जी ने यहाँ पर कही है कि देखने वाले ये आंखें जो है वो तो दृश्य रूप में देख सकती है, कोई भी घटना दुर्घटना वो देखती है, लेकिन हमारे अंदर का जो मन है वो कल्पित या अकल्पित घटनाओं को देख सकता है, कल्पना की उड़ानें वो भर सकता है, मन महसूस करता है। आंख को तो किसी प्रकार की भावना नहीं होती ना, सारी जो भावनाएं होती है वो मन से जुड़ी हुई होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आंख जो है वो केवल देखने का काम करती है, एक जरिया है, वो एक पुल है, लेकिन महसूस करने वाला और सही मायने में देखने वाला मन होता है। अगला प्रश्न किया तिवारी जी ने, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? जो आपने रचनाएं लिखी है उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता, उसकी सार्थकता, इसकी कभी आपने जांच पड़ताल करने की कोशिश की? तो नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है कि मेरी रचनाओं को पढ़ने वाले जितने भी पाठक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, अच्छी है बुरी है। वो जो भी प्रतिक्रियाएं मेरे पास भेजेंगे या भेजते हैं उनसे मैं ये पता कर लेता हूँ या जांच पड़ताल कर लेता हूँ कि मेरे लिखने की सार्थकता कितनी है। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया है, नागर जी आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, यानी जहाँ तक तिवारी जी ने सुना है कि नागर जी बहुत ही घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति है। उत्तर में वो बोले, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, यानी मैं लगभग पूरा भारत देख चुका हूँ। पेशावर से कन्याकुमारी तक, पाकिस्तान का एक मुख्य शहर है पेशावर, तो वहाँ से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर अर्थात चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो लेखक होते हैं या कवि होते हैं, नाटककार, कहने का तात्पर्य साहित्य की दुनिया में विचरण करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें अपने लेखन सामग्री में प्राण भरने के लिए कई कैरेक्टर का अभ्यास करना पड़ता है, उनके चरित्र देखने पड़ते हैं, उन चरित्रों को जीना पड़ता है, उनका मनोविज्ञान, उनका भावविश्व जान लेना पड़ता है। तो नागर जी ने ये किया है, उनके कैरेक्टर देखे हैं और उनके मनोविज्ञान का, उनके भाव विश्व का भी उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। और ये किस कारण संभव हुआ? भ्रमण करने से। वैसे भी हमें अच्छी तरह से पता होता है कि भ्रमण अर्थात पर्यटन करने के दो मुख्य फायदे हैं। पहला है मनोरंजन और दूसरा है ज्ञानवर्धन। कई तरह का ज्ञान हमें प्राप्त होता है और लेखक जब भ्रमण करेंगे तो उन्हें कई प्रकार के कैरेक्टर मिलते हैं, चरित्र मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनके जीने का तरीका कैसा होता है ये वो समझ सकते हैं। तिवारी जी के प्रश्न पूछने का क्रम अभी भी जारी है। अगला प्रश्न उन्होंने किया, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागर जी ने जवाब दिया, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। देखिए बच्चों, अब तक उन्होंने ढेर सारे लेखकों के नाम लिए, लेकिन उन्होंने
रामविलास शर्मा के बारे में कहा कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि उनकी रचनाओं को लेकर। अब ये रामविलास शर्मा यानी हिंदी के प्रकांड पंडित थे और बहुत बड़े महान विचारक भी थे। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। इसका उल्लेख पहले भी आया है। तो ये जो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय थे ये बंगाली के मशहूर लेखक थे। अभी भी अगर देशी और विलायती ये रचना उन्हें मिली नागर जी को तो वो दोबारा उसे पढ़ेंगे, ऐसा वो बतलाते हैं। बदलते हुए भारतीय समाज किस सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। 500 साल पहले वाला भारतीय समाज, 200 साल पहले वाला भारतीय समाज, 100 साल पहले वाला और वर्तमान समाज, यानी समाज की स्थितियाँ बदलती रहती है। तो इनकी कहानियों में बदलते हुए समाज के सुंदर चित्र है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। टॉल्स्टॉय और चेखोव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तो ये जो है टॉल्स्टॉय और चेखोव यानी अंतोन चेखोव, ये भी महान रूसी लेखक है जिनकी रचनाओं से वो काफ़ी प्रभावित हुए और वो कहते हैं कि वो आज भी मुझे प्रिय है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पूरे संसार में जिस गांधी जी को पूजा जाता है, उनसे प्रेरित होते हैं लोग, बड़े बड़े लोग उनसे प्रेरित होते हैं, वो स्वयं महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय की रचनाओं से, उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है, यानी संग्रह किया है। जवाब दिया उन्होंने, हाँ बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है, यानी कि थोड़ा इधर उधर अव्यवस्थित हो चुका है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, जो कि किसी भी लेखक के लिए ये ज़रूरी है। जब वो अपना साहित्य लिखेंगे तो इनकी जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए घूमना पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर, यानी बुजुर्ग लोग, वयस्क लोग, इनसे सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, गदर के फूल के लिए मुझे बहुत से लोगों से मिलना जुलना पड़ा। उनकी एक सुंदर रचना है गदर के फूल। तो इसकी कहानी लिखने के लिए उन्हें काफ़ी इधर उधर जाना पड़ा, भटकना पड़ा, तब कहीं जाकर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो पाई। इसी मुद्दे को पकड़कर तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया है, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क से मतलब है क्षेत्रीय कार्य, यानी प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान पर जाकर जानकारी इकट्ठा करना। नागर जी ने जवाब दिया, हाँ बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। उनकी और एक रचना है नाचो बहुत गोपाल। तो इसे लिखने के लिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी बस्तियाँ, उनकी रचना, उनके काम करने का अंदाज, उनकी जीवन शैली, तो वहाँ जाकर उन्होंने इन सभी बातों का बारीकी से अध्ययन किया और फिर उसका समावेश उस रचना में किया। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले भी एक मुद्दे में देखा है कि बहुत प्रकार के कैरेक्टर जो उन्हें पर्यटन में मिलते हैं, भ्रमण में मिलते हैं, उनका अध्ययन उन्हें करना पड़ता है अपने लेखन में प्राण भरने के लिए। अभी समझ लीजिए कि किसी लेखक को वृद्धाश्रम पर एक लेख लिखना है या एक कहानी लिखनी है, तो वो ऑफिस में बैठे बैठे पंखे की ठंडी हवा खाते हुए ये नहीं लिख पाएगा। जो सच्चा लेखक है, जो सच्चा रचनाकार है, वो स्वयं क्या करेगा, किसी वृद्धाश्रम में जाएगा, वहाँ के वृद्ध लोगों से मिलेगा, उनकी आपबीती सुनेगा, उनकी दुख भरी कहानी सुनेगा, तब इन्हें अपने लिखने के लिए उत्तम सामग्री प्राप्त होगी। नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? ये थोड़ा आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सत्ता है। विद्यार्थी मित्रों, मन, प्राण, शरीर, आत्मा, ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं। मन के बारे में तो आप जानते हैं कि इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है और प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें अलग है।
मन जो है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, लेकिन कहते हैं कि मन से भी ज़्यादा शक्तिशाली हमारे प्राण होते हैं। और जब तक ये प्राण हमारे शरीर के अंदर बसते हैं, हमारे ज़िंदगी की गाड़ी आगे आगे बढ़ती है। जैसे कोई ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी को चलाता है, उसी तरह हमारे अंदर के जो प्राण है वो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचते हैं या चलाते हैं। और मन जो है उस पर जीवन के कई प्रकार के संस्कार भी होते रहते हैं। और मन है जो प्राण से ही सदता है, यानी मन से भी ज़्यादा महत्व प्राणों का है, ऐसा वो यहाँ पर कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है, यानी मुख्य विषय का आधार वही बनाया है आपने। हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपना पूरा ध्यान, अपनी प्राण शक्ति एक जगह पर लगा देंगे तो हमें एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी कि हम आसानी से हर बातों का अध्ययन कर लेंगे। जैसे हमने सुना है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, वो अपने जप और तप के बलबूते पर अंतर्यामी होकर बहुत सारी बातों का अध्ययन कर लेते थे या उन बातों को जान लेते थे। एक शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती थी। और सुर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सुर जी ने अर्थात सूरदास जी ने ये कबूल किया है कि वो 10 दिशाओं में देख लेते हैं। आंख बंद करने के बाद भी, जन्मांध होने के बावजूद भी वो अपने प्राण शक्ति के बलबूते पर हर दिशा में देख लेते थे। अगला प्रश्न किया तिवारी जी ने, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। जाहिर सी बात है कि उस समय नागर जी की उम्र कुछ ज़्यादा चल रही थी और स्वास्थ्य भी शायद ठीक नहीं होगा, तो हमने आपके स्वास्थ्य और उम्र के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए आपका बहुत सारा समय लिया। और कृतज्ञता प्रकट करने के भावना से तिवारी जी ऐसा पूछ रहे हैं। लेकिन नागर जी कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, एक मेरे जीवन में खालीपन सा आ गया था। वैसे भी पत्नी हर पति के लिए अर्धांगिनी होती है, हर उसके सुख दुख में वो शामिल होती रहती है। तो पत्नी की मृत्यु के बाद वो एक अकेले से हो गए थे कुछ कालावधि तक। फिर वो कहते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है, क्योंकि लेखक और कवियों के लिए ये तो लिखना एक नशा जैसा होता है। तो मैंने सोचा कि लिखने के अलावा मेरे पास और दूसरा मार्ग क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, बस मेरे बारे में यही सोचो या फिर मेरे लिए यही शुभकामना दो कि जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी मैं कुछ ना कुछ लिखता रहूं। इस प्रकार हिंदी के एक मशहूर लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इन्होंने नागर जी का, अमृतलाल नागर जी का जो साक्षात्कार लिया, उस साक्षात्कार के माध्यम से कई सवाल जवाब हुए, प्रश्नोत्तर हुए और उनके माध्यम से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से हमें एक सबक लेना चाहिए, कुछ बातें हमें ज़रूर अमल में लानी चाहिए। जैसे कि मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमें जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। जैसे उसमें पाठ्यपुस्तक तो है ही, लेकिन उनके अलावा समाचार पत्र है, तरह तरह की पत्रिकाएं हैं, उनका हमें वाचन करना चाहिए। और जब हम वाचन करेंगे तो लिखने की प्रेरणा हमें अपने आप मिलेगी। तो वो भी हमें लेखन कार्य करना चाहिए, जैसे डायरी लेखन करना चाहिए। अपनी दिनचर्या जो है वो उसमें संक्षेप में लिखनी चाहिए। दिल को छूने वाले अगर कोई प्रसंग है उसका अंतर्भाव उसमें हम कर सकते हैं। जितना हमसे बन पड़े दूसरों के दुख दर्द में हमें शामिल होना चाहिए, उनका दुख दूर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। या फिर भ्रमण जो है, पर्यटन, वो भी हम कर सकते हैं। मैंने बताया ना, भ्रमण करने से हमें आनंद तो मिलता ही है और उसके अलावा कई प्रकार का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। मैं आपसे आशा करूंगा कि मेरी पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। हिंदी शिक्षक ये जो YouTube पर मेरा अपना चैनल है,
मैं चाहूँगा कि आप उस पर अवश्य अपनी कमेंट भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।